अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एएच स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एएच स्मार्ट क्लासेस और मैं मोहम्मद अमानतुल्लाह रहमानी। तो आज का क्लास होगा क्लास 12 उर्दू चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम क्या है? बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। इसका हम एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। मात्र एक वीडियो में ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और इससे पहले हम अभी तक चैप्टर 10 का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी करा चुके हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन क्या होता है? यानी कि आपका बुक जो होता है कहकशा बुक, उसका एक एक लाइन पढ़कर आपको बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। अगर आप लोग वो वाला क्लास नहीं किए तो हमारे चैनल पे जाइए, आपको मिल जाएगा क्लास 12 उर्दू 2025 के नाम से एक प्ले लिस्ट बना होगा। उसमें आप लोग क्लिक कीजिएगा, उसके बाद लाइन बाय लाइन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। अगर आप लोग पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, यानी कि आप एक एक लाइन पढ़कर समझ लेते हैं, तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस बात का तो गारंटी है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क करना है, नंबर हम आपको आगे बता देंगे। और चैप्टर 3 मात्र एक ही वीडियो में कवर करेंगे। चैप्टर 3 का ऑल क्वेश्चन, यानी कि आपका बुक जो है कहकशा बुक, उसका चैप्टर नंबर 3 उठाइए और उसमें देखिए साइड में जो क्वेश्चन रहता है, जितना क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में बेहतरीन तरीके से समझेंगे और आपको बताएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल पे क्लास 12 का उर्दू मुकम्मल तरीके से तैयारी कराया जा रहा है। पहले आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, यानी कि आपको बुक पढ़ाया जाता है, उसके बाद उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाता है। तो आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो जैसे ही हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे आप बेहतरीन तरीके से अच्छा तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो क्या है? मुख्तसरीन सवालात, यानी कि शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपके एग्जाम में ऑप्शन दिया रहेगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा और आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। ये बात तो आपको पता ही है। और एक ऑप्शन में नाश्ता दिया रहेगा, तो आप लोग को टिक किस में करना है? नाश्ता में। भूख तोड़ने की इस्तिलाह जो है नाश्ता है। तो हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताएंगे और सीधा उसका आंसर बताएंगे। आप लोग आंसर याद रखिएगा, तो आपके ऑप्शन में कोई भी 3 ऑप्शन दे देगा, आंसर जो रहेगा उसमें आप लोग को टिक करना है। चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। सैयद सुलेमान नदवी कितने ज़बानों के माहिर थे? सैयद सुलेमान नदवी जो है वो कितने ज़बानों में माहिर थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग क्वेश्चन समझ चुके हैं, तो आपको आंसर भी इस तरह से लिखना है। जवाब 4 ज़बानों के। 4 ज़बानों में कौन कौन से ज़बान थे? अरबी, फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी। और ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। जब हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे थे इसी चैप्टर का, यानी कि चैप्टर 3 का, तो उसमें ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला है। अगर आप लोग वो वाला क्लास नहीं किए, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला, तो आप लोग जाइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। अगर आप लोग वो क्लास कर लेते हैं तो चैप्टर 3 से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, इस बात का भी गारंटी है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का रहेगा, सैयद सुलेमान नदवी कितने ज़बानों में माहिर थे? या इस तरह से रहेगा, सैयद सुलेमान नदवी जो है इनमें से कौन से ज़बान में माहिर नहीं थे? तो आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। 4 ऑप्शन में इन चारों में से कोई 3 नाम दिया रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अरबी दे देगा, फ़ारसी दे देगा और उर्दू दे देगा। यानी कि सवाल रहेगा सैयद सुलेमान नदवी इनमें से, यानी कि नीचे 4 ऑप्शन जो है उनमें से किन जबान में माहिर नहीं थे? तो अरबी, फ़ारसी, उर्दू, ये तीनों दे देगा, तो ये तीनों में तो है ही है। और एक दूसरा कोई दे देगा, एग्जाम्पल के तौर पे संस्कृत दे दीजिए। तो आप लोग किस में टिक कीजिएगा? संस्कृत में, क्योंकि सैयद सुलेमान नदवी जो है 4 ज़बान में माहिर थे। 4 ज़बान का नाम आप लोग को याद रखना है। हो सकता है कोई और भी लैंग्वेज वहाँ पर दे देगा ये 3 को देकर। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए सवाल नंबर 3 करते हैं। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। अरबी में नाश्ता को फतूर कहा जाता है, और फतूर के माने होता है तोड़ने, और अरबी में और फतूर से ही इफ्तार लफ्ज़ निकला है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सवाल नंबर 4 क्या है? फतूर के माने बताइए। देखिए अभी हम आपको बता दिए फतूर के माने क्या होता है, तोड़ने के। तो आप लोग को याद रखना है बस, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में टिक करना है। और 2 नंबर वाला क्वेश्चन किस तरह से लिखना है वो भी हम बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो आप 100% लिख कर आइएगा। इस तरह से हम आपको समझाएंगे।
तो चलिए सवाल नंबर 5 करते हैं। लफ्ज़ निहार किन दो ज़बानों में इस्तेमाल होता है? लफ्ज़ निहार जो है वो किन दो ज़बानों में इस्तेमाल होता है? तो फ़ारसी और हिंदुस्तानी ज़बान में लफ्ज़ निहार इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 6 है, कली किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने क्या है? तो कली जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका माने रांगा है। याद रखना, आपके एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन दिया रहेगा, कली किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो अरबी में टिक करना है। और अगर पूछ दिया जाएगा कली का माने क्या है, तो रांगा। याद रखना है, बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। सुर्खी से क्या मुराद है? तो सुर्खी से मुराद क्या है? उन्वान। उन्वान किसे कहते हैं? टाइटल। जैसे पहले के ज़माना में मजमून लिखा जाता था, अब ना छापाखाना हो गया, मशीन हो गया, तो प्रिंट आउट होता है। पहले कलम से लिखा जाता था, स्याही से, तो उसका टाइटल देने के लिए सुर्खी से, यानी कि मोटा कलर से, कोई लाल कलर या कोई कलर से उसका टाइटल दिया जाता था। तो वही सुर्खी से क्या मुराद है? उन्वान, यानी कि टाइटल। अगला क्वेश्चन आपका है, अहदी और अहदी के फ़र्क को वाज़ी कीजिए। देखिए, गौर से देखिए, इसमें अहदी में क्या अंतर है, इस दोनों अहदी में। इसके ऊपर हा के ऊपर जबर है और यहाँ जबर नहीं है, यहाँ सिर्फ अलिफ के ऊपर जबर है, और यहाँ जो है अलिफ और हा दोनों के ऊपर जबर है। तो जिस हा के ऊपर जबर ना हो उसका माने क्या होता है? सुस्त और काहिल। और जिस हा के ऊपर जबर हो और अलिफ के ऊपर भी जबर हो उसका माने होता है अकेला। देखिए जवाब किस तरह लिखा हुआ है। जवाब अहदी के माने, यानी कि जो हा के ऊपर जबर ना है उसके माने क्या है? सुस्त और काहिल के है। और अहदी के माने जिसके ऊपर हा के ऊपर भी जबर है और अलिफ के ऊपर भी जबर है, तो उसका माने अकेला है। समझ गए होंगे, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं क्या है। कली खोलना और कली फेरना के माने क्या में क्या फ़र्क है? कली खोलना और कली फेरना के माने में क्या फ़र्क है? जवाब, कली खोलना के माने किसी के ऐब को ज़ाहिर करना। कली खोलना का मतलब क्या होता है? किसी के ऐब को ज़ाहिर करना, मतलब किसी का ऐब बताना। और कली फेरना का माने होता है किसी का ऐब छुपाना। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। कली खोलना, खोलना से ज़ाहिर करना, किसी का ऐब ज़ाहिर करना, और फेरना, फेरना मतलब छुपाना। इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हैं। सवाल नंबर 10 आपका है, कली को अरबी और फ़ारसी में क्या कहते हैं? तो कली को अरबी और फ़ारसी में, देखिए अरबी में लिसान कहा जाता है और फ़ारसी में रांगा कहा जाता है। कली को क्या कहा जाता है? अरबी में लिसान और फ़ारसी में रांगा कहा जाता है। सवाल नंबर 11 आपका है, पूरब और पश्चिम की ज़बानों से कौन से ज़बान मुसन्निफ़ मुराद लेता है? यानी कि पूरब और पश्चिम की ज़बानों से मुसन्निफ़ यानी कि सैयद सुलेमान नदवी जो है वो कौन सी ज़बान मुराद लेता है? तो जवाब, पूरब के ज़बान से मुसन्निफ़ की मुराद अरबी ज़बान है। पूरब के ज़बान से क्या मुराद है? मुसन्निफ़ का अरबी। और पश्चिम की ज़बान से अंग्रेज़ी। याद रखना है, पूरब के ज़बान से मुसन्निफ़ की मुराद अरबी ज़बान है और पश्चिम की ज़बान से मुराद जो है अंग्रेज़ी है। ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर में भी पूछा जाता है, इसलिए आप लोग को याद रखना है और समझे रहिएगा। तो आप लोग 100% लिख दीजिएगा, क्योंकि पूरब से अरबी याद रखना है, पूरब से अरबी और पश्चिम से अंग्रेज़ी। चलिए अब अगला देखते हैं, मुख्तसर सवालात मा जवाबात, मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन विथ आंसर। यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन टोटल पूछा जाता है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन बनाना होता है। अगर आप लोग 5 क्वेश्चन लिख दीजिएगा तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। और आप पूरा वीडियो देखते हैं तो हम गारंटी देते हैं, अगर इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप लोग भी देख रहे होंगे हमारे चैनल पे या कि हमारे वीडियो में कितना कम व्यूज़ है। अगर आप लोग शेयर कीजिएगा तो नया नया स्टूडेंट जुड़ेगा और उसका भी मतलब बेहतरीन तरीके से तैयारी होगा और आपका भी फ़ायदा होगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से वो किया जाता है जो पूरे यूट्यूब पे नहीं होता है। यानी कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए उसका जवाब आपको 100% मिलेगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल कीजिए, हम आपको जवाब देंगे। अगर आपको उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए, आपको 100% समझाया जाएगा। और आपके एग्ज़ाम में मॉडल सेट भी कराएंगे एग्ज़ाम टाइम, और गेस क्वेश्चन भी देंगे जिससे आपको 100% टकराएगा। तो चलिए फिर से हम शुरू करते हैं 2 नंबर वाला क्वेश्चन। सवाल नंबर 1 है, पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है? इसके मुतालिक सैयद सुलेमान नदवी के ख़यालात को वाज़ेह कीजिए। मतलब क्या, पेट के लिए खानों में जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है? इसके मुतालिक आपके मुसन्निफ़ जो है सैयद सुलेमान नदवी, उसके ख़याल को खुलासा कीजिए। तो आप लोग पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाला क्लास किए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग
लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं किए तो आप लोग पढ़ लीजिए, और आप लोग अगर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर लिए हैं यानी कि आप खुद से भी पढ़ लिए हैं तो आप लोग एक बार देख लीजिए। अगर आप लोग एक बार पूरा क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं और आपके मन में पूरा लफ्ज़ स्टॉक हो जाएगा, आपके एग्ज़ाम में जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आप खुद से मिला मिला कर लिखिएगा। पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद ज़रूरी नहीं है सेम टू सेम लिखना। अगर आप लोग क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो आप लोग खुद से भी भाषा बनाकर लिख सकते हैं। तो जवाब आपको किस तरह लिखना है, जवाब पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है, सेम क्वेश्चन उतार देना है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ लोगों का जवाब मुख्तलिफ हो सकता है, मतलब इस सिलसिले में मुख्तलिफ यानी कि अलग अलग लोगों का अलग अलग जवाब हो सकता है, इसलिए कि सभी को तजुर्बात व मुशाहिदात खाने के सिलसिले में यकसा नहीं होते। इसलिए कि सभी का तजुर्बा जो होता है वो मुशाहिदात मतलब कन्फ्यूज़न, सभी के खाने में एक जैसा नहीं होता है। जहाँ तक सैयद सुलेमान नदवी की बात है, मतलब सभी का तो एक नहीं होता है, लेकिन जहाँ तक सैयद सुलेमान नदवी की बात है तो इस सिलसिले में इनका ख्याल ये है कि पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना जो है नाश्ता है। सुबह सवेरे पेट में कुछ खा लेने से दिन भर के लिए इत्मीनान हो जाता है। यानी कि सैयद सुलेमान नदवी का कहना है अगर कोई शख्स सुबह सवेरे सोकर उठता है और कुछ खा लेता है तो पूरे दिन भर के लिए उसको इत्मीनान हो जाता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा तो देखिए किस तरह से लिखना है आपको। पहले तो क्वेश्चन उतार देना है, पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है। उसके बाद इस तरह से लिखना है, इस सिलसिले में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग जवाब हो सकता है, इसलिए सभी के तजुर्बा और सभी के अपने अपने हिसाब से होते हैं। जहाँ तक सैयद सुलेमान नदवी की बात है, फिर आप इस तरह से लिखिएगा, जहाँ तक सैयद सुलेमान नदवी की बात है तो इस सिलसिले में उनका ख्याल ये है कि पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना जो है नाश्ता है, क्योंकि सुबह सवेरे पेट में कुछ खा लेने से दिन भर के लिए इत्मीनान हो जाता है। उम्मीद है आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। कलैया से क्या मुराद है, अरबी और हिंदुस्तानी ज़बानों में कैसे इस्तेमाल होते हैं। कलैया जो है उससे क्या मुराद है और अरबी और हिंदुस्तानी ज़बान में जो है कैसे इस्तेमाल होता है। आप ऊपर देखे होंगे क्वेश्चन, कलैया किन दो ज़बानों में इस्तेमाल किया जाता है, तो हिंदुस्तानी और अरबी ज़बान में इस्तेमाल किया जाता है, और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये क्वेश्चन से आप लोग वो भी समझ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जवाब, हमारे हिंदुस्तानी तहज़ीब में कलैया कुरमा आम खाना रोज़मर्रा के इस्तेमाल में है। हमारे हिंदुस्तानी तहज़ीब में जो है कलैया कुरमा आम खाना और रोज़मर्रा के इस्तेमाल में है। कलैया की बज़ाहिर शक्ल तो अरबी है, कलैया की बज़ाहिर शक्ल क्या है, अरबी है, लेकिन इसका माने अरबी नहीं है। कलैया का बज़ाहिर शक्ल क्या है, अरबी, लेकिन इसका माने अरबी नहीं है। अरबी में इसकी शक्ल जो है कलैया हो सकती है, जो कली से बना है। कली फ़ाल है जिसके माने भूनना है। इस तरह भुने हुए गोश्त को कलैया कह सकते हैं। क्या कहा जा रहा है, अरबी में इसकी शक्ल जो है कलैया हो सकती है जो कली से बना है। कली फ़ाल है जिसके माने भूनना है, कली का माने क्या है, भूनना। इस तरह भुने हुए गोश्त को कलैया कह सकते हैं। आप लोग ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप लोग अपने कॉपी में भी इसको लिख कर याद कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 करते हैं। नए और पुराने नुक्ता निगाह से लफ्ज़ सुर्खी का जायज़ा लीजिए। नए और पुराने नुक्ता निगाह से लफ्ज़ सुर्खी लफ्ज़ जो है उसका जायज़ा लेने को कह रहा है। तो आपको इस तरह लिखना है। जवाब, आजकल ज़बान में एक लफ्ज़ सुर्खी राइज है जो मज़मून की सुर्खी के लिए इस्तेमाल होता है, जो मज़मून के टाइटल के लिए इस्तेमाल होता है। ये बात हम आपको ऊपर ही बता चुके हैं। सुर्खी लफ्ज़ सुर्ख का सिफत है, सुर्खी लफ्ज़ जो है सुर्ख का सिफत है, और सुर्ख के माने लाल रंग होता है, और सुर्ख का माने क्या होता है, लाल रंग। और सुर्ख का सिफत लफ्ज़ क्या है, सुर्खी। सुर्खी लफ्ज़ का सुर्ख जो है सिफत है, और सुर्ख का माने क्या होता है, लाल रंग। पहले ज़माने में मज़ामीन यानी कि मज़मून का जमा होता है मज़ामीन, तो पहले ज़माने में मज़ामीन यानी कि मज़मून लिखने के दौरान उन मज़ामीन के उन्वान यानी कि उसके टाइटल को इम्तियाज़ पैदा करने के लिए, मतलब उसको मोटा दिखाने के लिए सुर्खी रंग की स्याही से लिखते थे। नए दौर में जब छापा खाना का ईजाद हुआ, मतलब नए दौर में जब छापा खाना का आविष्कार हुआ तो रफ्ता रफ्ता बाब या मज़मून को सुर्खी कहने लगे। ख्वाह आप इसको काले रंग की रोशनाई से ही क्यों ना लिखे, आप इसको जो है काले रंग की रोशनाई से ही क्यों ना लिखे, लेकिन उसको भी सुर्खी ही कहेंगे। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का है। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ सैयद सुलेमान नदवी की किस किताब से माखूज़ है। तो बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ जो है
सैयद सुलेमान नदवी की नुक़ूस सुलेमानी से माखूज़ है। ये क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और 2 नंबर में पूछा जाता है। बस 1 लाइन का है, 1 लाइन के आधा लाइन का है। अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आपका 2 नंबर पूछ लिया जाएगा, तो पक्का ही 2 नंबर आ जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 करते हैं। सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद गिरामी का नाम बताइए। तो सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद कौन थे? शिबली नोमानी। ये क्वेश्चन हम आपको ऑब्जेक्टिव में भी बताए थे। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव वाला क्लास नहीं किए तो वो वाला भी क्लास कर लीजिए और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी कर लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। तो सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद गिरामी का नाम जो है शिबली नोमानी है। चलिए सवाल नंबर 6 करते हैं। हमारी ज़बान में शोरबादार गोश्त को क्या कहते हैं? हमारी ज़बान में शोरबादार गोश्त को क्या कहते हैं? तो जवाब, हमारी ज़बान में शोरबादार गोश्त को कलैया कहते हैं, जिसमें गोश्त के साथ कुछ तरकारी भी डाली गई हो। बल्कि गोश्त के साथ वाले इस तरकारी को कलैया कहने लगे हैं। मतलब हमारी ज़बान में शोरबादार गोश्त को क्या कहते हैं? तो हमारी ज़बान में शोरबादार गोश्त को कलैया कहते हैं, जिसमें गोश्त के साथ कुछ तरकारी भी डाली गई हो। बल्कि गोश्त के साथ वाले इस तरकारी को कलैया कहने लगे। मतलब गोश्त के साथ जो तरकारी होता है उसको ही कलैया कहने लगे हैं। सवाल नंबर 7 है। सैयद सुलेमान नदवी की जाय पैदाइश दसना बिहार के किस जिला में है? तो सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश जो है दसना सूबा बिहार के नालंदा ज़िला में वाक़ है। दसना सूबा बिहार के, दसना कहाँ है? तो बिहार के है और बिहार में नालंदा ज़िला में है। सवाल नंबर 8 आपका है। सैयद सुलेमान नदवी के पढ़ने लिखने का ख़ास मैदान क्या था? तो सैयद सुलेमान नदवी के पढ़ने लिखने का ख़ास मैदान क्या था? तारीख़ इस्लाम था। तो आपको इस तरह से लिखना है, तारीख़ इस्लाम लिख दीजिएगा तो 2 नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 नंबर में पूछा जा रहा है तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको। तो आप इस तरह लिखिएगा। जवाब, सैयद सुलेमान नदवी एक गैर मामूली जहन के मालिक थे। बेशतर उलूम के दरवाजे इनके लिए खुले हुए थे। मतलब ज़्यादातर उलूम यानी कि इल्म हासिल करने के दरवाजे इनके लिए खुले हुए थे, लेकिन इनके पढ़ने लिखने का ख़ास मैदान तारीख़ इस्लाम था। सैयद सुलेमान नदवी जो है एक गैर मामूली जहन के मालिक थे। मतलब बहुत जहन वाला तेज स्टूडेंट था। ज़्यादातर इल्म के दरवाजे जो है इनके लिए खुले हुए थे, लेकिन इनके पढ़ने लिखने का ख़ास मैदान जो है तारीख़ इस्लाम था। 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी समाप्त हो गया है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं 5 नंबर के और 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और 5 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है हम आपको बता देंगे कौन क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन पढ़ेंगे हम सब क्वेश्चन को। चलिए सवाल नंबर 1 करते हैं। हमारे खानों में नाश्ते की क्या अहमियत है? देखिए, अगर ये क्वेश्चन आप लोग समझ लेते हैं ना 5 नंबर वाला क्वेश्चन, तो आपको इसी क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव भी छट के निकलेगा और 2 नंबर में भी पूछ दिया जाएगा, तो इसी क्वेश्चन से आपका 2 नंबर भी तैयार हो जाएगा। क्योंकि आप लोग अगर समझे रहिएगा और जब समझ लेते हैं तो अक्सर होता है काम, अगर आप लोग पूरा कहानी समझ लीजिएगा तो आप एग्ज़ाम में अपने लैंग्वेज में यानी कि अपनी भाषा में लिख दीजिएगा तो आपका 1 नंबर भी नहीं काटा जाएगा। और रट्टा मार के जाइएगा उसको लिखिएगा तो उसमें 1 या 2 नंबर काट भी लिया जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप खुद से लिखिए, यानी कि अपने से भाषा बनाकर लिखिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग अभी से प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग अभी जैसे ये क्वेश्चन को सुनिए, उसके बाद इसको समझिए, फिर उसको पढ़िए और इसको बंद करके फिर कॉपी में लिखिए। और आप लोग अगर लिख लेते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करके बताइएगा, सर देखिए सही है या नहीं। तो हम देखकर आपको ज़रूर बताएंगे कैसा है। उसके बाद अगर आप इसी तरह कीजिएगा, मतलब हर एक चैप्टर का क्वेश्चन पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद आप खुद से बनाइएगा, तो अभी भी आपके पास 8 महीना है एग्ज़ाम में। और 8 महीना में हम इंशाअल्लाह आपको बहुत बेहतरीन तैयारी करा देंगे। तो आपको करना क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर कहाँ मिलेगा? आप हमारे चैनल में जाइए, वहाँ पर आपको पोस्टर में मिल जाएगा। फिर भी आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो हम एक बार बता दे रहे हैं, 9835659211, यानी कि 98 35 65 92 11। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपको कुछ मदद चाहिए हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर आपका हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे खानों में नाश्ते की क्या अहमियत है? तो आपको किस तरह से लिखना है। जवाब, हमारे शब व रोज़ के मतलब रोज़मर्रा के खानों में नाश्ते की गैर मामूली अहमियत है। ये अलग बात है कि तहज़ीब के बदलते हुए इक़दार के नतीजे में मुख्तलिफ़ लोगों का तर्ज़ हयात और निश्त व बर्खास्त महसब हो गया। मतलब ये अलग बात है कि तहज़ीब यानी कि ज़माना को बदलते हुए इक़दार के नतीजा में
मुख्तलफ यानी कि कुछ लोगों का तर्ज हयात बदल गया है, यानी कि कोई बहुत सारे लोग आप लोग देखते होंगे कि नाश्ता करते ही नहीं है, ऐसे भी लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, जिसके नतीजा में खाने के औकात भी अपने अपने ज़ाती हालात की बुनियाद पर मुख्तलफ हो गए। मतलब जिसके नतीजे में खाने के औकात मतलब खाने का समय भी जो है अपने अपने ज़ाती हालात पर मुख्तलफ हो गए, मतलब अलग हो गए। इसके बावजूद लोगों की अक्सरियत इस बात के कायल है कि तमाम खानों में नाश्ता की अहमियत सबसे ज़्यादा है। इसके बावजूद भी लोगों की अक्सरियत यानी कि ज़्यादातर लोगों इस बात पर अभी भी मानते हैं कि तमाम खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना जो है नाश्ता है। यानी तमाम खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना नाश्ता ही है। जब आदमी रात भर सोता है, नींद की हालत में रात का खाया हुआ खाना अच्छी तरह तहलील हो जाता है। क्या कहा जा रहा है, जब आदमी रात को भर सोता है, नींद की हालत में रात का खाया हुआ खाना जो है अच्छी तरह तहलील यानी कि पच जाता है। उसके बाद जब आदमी सुबह को नींद से बेदार होता है, मतलब नींद से जागता है, तो उसे शिद्दत से भूख का एहसास होता है। ऐसी हालत में कुछ भी को नाश्ते की शक्ल में कुछ ग़ज़ा मिल जाने से पूरे दिन के लिए ढरास हो जाती है। अगर आप लोग इतना भी लिख दीजिएगा तो काफ़ी है, लेकिन आप लोग पूरा समझे रहिएगा तो बेहतर है। ये अजीब बात है कि नाश्ता के लिए दुनिया की अक्सर ज़बानों में भूख तोड़ने की इस्तिलाह राइज हो चुकी है। ये अलग अजीब बात है, यानी कि ये हैरत वाली बात है कि नाश्ता के लिए दुनिया की अक्सर ज़बानों में भूख तोड़ने की इस्तिलाह बन चुकी है। मगरबी और मशरक़ी ज़बान में, अंग्रेज़ी और अरबी ज़बानों में नाश्ते के लिए भूख तोड़ने की इस्तिलाह राइज है। इससे ये बात भी समझ में आती है कि और दीगर ज़बानों में भी यही सूरत हाल होगी। मतलब क्या है, अरबी और अंग्रेज़ी ज़बान में भी यही हाल है। इससे ये हमको समझ में आता है कि और दीगर ज़बानों मतलब और दूसरे ज़बानों में भी यही हालत होगी। अरबी में नाश्ता के लिए फ़तूर का लफ्ज़ राइज है। अरबी में नाश्ता के लिए क्या है, फ़तूर का लफ्ज़ है। ये आपको हम बता चुके हैं। इस लफ्ज़ से रोज़ा अफ्तार निकला है। देखिए ये भी हम बता चुके हैं, फ़तूर से ही रोज़ा इफ्तार निकला है। जिस चीज़ से इफ्तार करें इफ्तारी कहते हैं। जिस चीज़ से हम लोग इफ्तार करते हैं उसे क्या कहते हैं, इफ्तारी। फ़तूर के माने तोड़ने के हैं, यानी रोज़ा की भूख को तोड़ना। फ़तूर के माने क्या है, तोड़ने के हैं, यानी रोज़ा की भूख को तोड़ना। देखिए अगर आप लोग यहाँ से समझते हैं पूरा तो आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है। उसके बाद अगर आपके 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा फ़तूर के माने क्या है, तो आप लोग सजा कर लिख सकते हैं। तो इसलिए आपको समझकर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ़तूर के माने जो है तोड़ने के है, यानी रोज़ा की भूख को तोड़ना। हमारा नाश्ता भी इसी किस्म का लफ्ज़ है। फ़ारसी में इस लफ्ज़ को उस आदमी के साथ इस्तेमाल किया जाता है जो सुबह से कुछ ना खाया हो, यानी भूखा हो। अब हम इस चीज़ को नाश्ता कहने लगे हैं जो सुबह सवेरे ऐसे आदमी को खिलाया जाए जो भूखा हो, यानी शख्स के बजाय चीज़ का नाम नाश्ता हो गया। यानी पहले शख्स का नाम नाश्ता था, शख्स के बजाय अब चीज़ का नाम नाश्ता हो गया है। क्या कहा जा रहा है, जो सुबह से कुछ ना खाया हो यानी भूखा हो, अब हम इस चीज़ को नाश्ता कहने लगे हैं जो सवेरे ऐसे आदमी को खिलाया जाए जो भूखा हो, यानी शख्स के बजाय चीज़ का नाम हो गया। इस तरह आप लोग लिख दीजिएगा, 100% आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो उम्मीद आप लोग पहले क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। एक बार हम समझा चुके हैं, अगर आप लोग फिर से उसको पढ़ते हैं तो 100% आपको समझ में आएगा, और समझ में जब आ जाता है तो आप लोग खुद से बना कर लिख सकते हैं। सवाल नंबर 2 है, लफ्ज़ निहार मुँह फ़ारसी और हिंदुस्तानी ज़बान में कैसे एक दूसरे से मुताल्लिक़ है, वज़ाहत कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, और ये क्वेश्चन भी बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा तो बेहतर है। नहीं, चलिए हम करा देते हैं जवाब। लफ्ज़ निहार जो है मुँह फ़ारसी और हिंदुस्तानी ज़बानों में लफ्ज़ मुश्तरक है। लफ्ज़ निहार जो है फ़ारसी और हिंदुस्तानी ज़बानों में लफ्ज़ मुश्तरक है, और दोनों में इस लफ्ज़ से मुताल्लिक़ बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और दोनों में जो इस लफ्ज़ से है बहुत गहरा मुताल्लिक़ ताल्लुक़ है। निहार मुँह दरअसल लफ्ज़ निहार की सिफत है। निहार मुँह जो है दरअसल लफ्ज़ निहार की सिफत है। यही लफ्ज़ हिंदुस्तानी ज़बानों को सुबह को भूखे पेटे वालों के लिए राइज है। पेट वालों के लिए राइज है, मतलब सुबह में जो भूखे रहते हैं उसके लिए है हिंदुस्तान में। ये लफ्ज़ निहार मुँह के बुनियादी तौर पर फ़ारसी का है, जो फ़ारसी से हिंदुस्तानी ज़बानों में जम होकर हिंदुस्तानी ज़बान का एक इस्तिलाह बन गया है। देखने की ये बात है कि ये फ़ारसी लफ्ज़ हिंदुस्तानी ज़बान में इस तरह घुल मिल गया है कि गोया अब ये हिंदुस्तानी लफ्ज़ ही है। मतलब देखने की बात है कि ये फ़ारसी लफ्ज़ जो है हिंदुस्तानी ज़बान में इस तरह मिल गया है कि गोया अब ये हिंदुस्तानी लफ्ज़ ही है।
इसकी असलियत नहार है, इसकी असलियत जो है नहार है। ना माने नफ़ी, नहीं के लिए है, और हिंदी में हार के माने गज़ा है। ना का माने क्या है? नहीं, और हिंदी में हार का माने क्या है? गज़ा। अब शक्ल यूँ है कि नहार यानी नहीं खाया हुआ, शक्ल ये हो गया कि नहीं खाया हुआ, उसको नहार कहते हैं। अब इस लफ्ज़ से नहारी यानी नहारी, जो सुबह को नहार मुंह में खाई जाती है, निहारी तो आप लोग सुने हैं ना। अब इसी लफ्ज़ से निहारी जो यानी निहारी बना हुआ, जो सुबह नहार मुँह खाई जाती है, मतलब खाली मुँह खाई जाती है। दिल्ली और लखनऊ वगैरह में ये रफ्ता रफ्ता एक ख़ास किस्म के गज़ा को कहा जाने लगा। मतलब दिल्ली और लखनऊ में जो है धीरे धीरे ये एक ख़ास किस्म के गज़ा यानी खानों को कहा जाता है। निहारी तो आप लोग समझ रहे हैं, जैसे खस्सी का टांग को क्या कहते हैं? निहारी ही कहा जाता है। और खस्सी हो या वो गोरू हो, किसी का भी टंगरी जिसको कहा जाता है उसको निहारी कहा जाता है। बाज़ारों में पकी पकाई चटनी किस्म की मिलती है। बाज़ारों में जो निहारी है पकी पकाई चटपटी किस्म की मिलती है। लफ्ज़ निहार से एक लफ्ज़ आहार भी बनता है। लफ्ज़ निहार से एक लफ्ज़ क्या बनता है? आहार भी, जिसके माने लय के होते हैं। आहार से क्या माने बनते हैं? लय के होते हैं। जो कागज़ और कपड़े पर सिर्फ इसलिए चढ़ाई जाती है कि वो मजबूत हो जाए। आप लोग देखे होंगे किसी पोस्टर या इश्तेहार, मतलब कागज़ का जो होता है बैनर वूनर, उसमें आटे का उस लय को चिपकाया जाता है, उसके बाद उसको दीवार पे चढ़ाया जाता है ताकि वो हमेशा मजबूत के साथ पकड़े रहे। वही बात कहा जाता है, नहार से एक लफ्ज़ आहार भी बनता है, जिसके माने लय के होते हैं, जो कागज़ और कपड़े पर सिर्फ इसलिए चढ़ाई जाती है कि वो मजबूत हो जाए। दूसरी तरफ आहार गज़ा को भी कहते हैं। दूसरी तरफ आहार जो है गज़ा को भी कहते हैं, जो इंसानी जिस्म के तक़वियत पहुंचाती है। इसी बुनियाद पर इस लय को भी आहार कहा जाने लगा है, जो कागज़ और कपड़े की क़ुव्वत में इजाफ़ा करती है। इससे साबित ये होता है कि लफ्ज़ निहार मुँह ऐसा लफ्ज़ है जो इंसानी एतबार से फ़ारसी और हिंदुस्तानी ज़बानों में ना सिर्फ कि ये लफ्ज़ मुस्तरिक है, बल्कि ये लफ्ज़ आम है, एक दूसरे से बहुत क़ुर्बत के साथ मुताल्लिक़ है, मतलब बहुत करीबी के साथ मुताल्लिक़ है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मुख्तलिफ़ ज़बानों की रोशनी में लफ्ज़ क़ली का जायज़ा लीजिए। देखिए क्वेश्चन आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, आराम से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, सर इसका भी एक्सप्लेनेशन कराइए, तो हम अगले वीडियो में आपको ये क्वेश्चन भी कवर करा देंगे। तो इसके लिए आपको कमेंट करना, पहले खुद से पढ़ना, अगर समझ में आ जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए। हम अगले वीडियो में जब अगला चैप्टर का क्वेश्चन लाएंगे तो इस क्वेश्चन को भी कवर करा देंगे। तो सवाल नंबर 4 क्या है? बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ के फ़वाइद अपनी ज़बान में लिखे। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ के फ़ायदा जो है अपनी ज़बान में लिखने को बोला जा रहा है। तो जवाब इस तरह से लिखिएगा। जवाब, एक मुहक़्क़िक़ और माहिर लिसानियात की हैसियत से मौलाना सैयद सुलेमान नदवी की शख्सियत मुहताज तारुफ़ नहीं है। मतलब एक माहिर लिसानियत की हैसियत से मौलाना सैयद सुलेमान नदवी की शख्सियत जो है किसी के मोहताज की, मतलब तारीफ़ की मोहताज नहीं है। यूँ तो सैयद साहब की तहक़ीक़ का ख़ास मैदान तारीख़ इस्लाम था। यूँ तो सैयद साहब की तहक़ीक़ का ख़ास मैदान क्या था? तारीख़ इस्लाम था, और इनकी बेशतर तसानीफ़ में इसी मौजू पर यानी कि तारीख़ इस्लाम पर भी इसके ज़्यादातर मौजू है। लेकिन सैयद सुलेमान नदवी एक कामयाब मौर्रिख़ के अलावा वह एक माहिर लिसानियत भी थे। उर्दू, फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़बानों में कामिल महारत रखते थे। उर्दू, फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़बानों में महारत रखते थे, इसलिए पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ के मौजू पर इन्होंने एक किताब लिखी। क्या कहा जा रहा है? उर्दू, फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़बानों में ये महारत रखते थे, इसलिए पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ के मौजू पर इन्होंने एक किताब लिखी, जिसका नाम क्या है? नुक़ूश सुलेमानी। ये भी हम बताए हैं, आप लोग को याद रखना है, अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा। बात पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ जो है वो किस किताब से लिया गया है? तो नुक़ूश सुलेमानी से, याद रखना है। चलिए बहुत अच्छा। ज़ेर निसाब मज़मून बउनवान, मतलब टाइटल, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ जो है सैयद साहब की किताब नुक़ूश सुलेमानी से माख़ूज़ है। यही बात अभी हम आपको बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस तहक़ीक़ी मज़मून में मुसन्निफ़ ने किसी मख़सूस लफ्ज़ के माने को कई ज़बानों के अल्फाज से तक़ाबुली मुवाज़ना करते हुए मिसालों के ज़रिया वाज़ेह किया है। वाज़ेह मतलब खुलासा होता है। इस तहक़ीक़ी मज़मून यानी कि आपका जो मज़मून है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, इसमें मुसन्निफ़ जो है ख़ास लफ्ज़ के माने को कई ज़बानों के अल्फाज से मुकाबला करते हुए मिसालों के ज़रिए ख़ुलासा किया है। लिसानियात और ज़बानों के इल्म में ये मज़मून नहायत कारआमद और मुफीद है, मतलब फ़ायदेमंद है। इस मज़मून में ऐसे अल्फाज के असल माने के भी
वजाहत की गई है। इस मजमून में ऐसे अल्फाज के असल माने का भी खुलासा की गई है जो रोज़मर्रा की ज़बान में इस्तेमाल होते आ रहे हैं। मतलब क्या कहा जा रहा है, इस मजमून में ऐसे अल्फाज को के माने को भी खुलासा की गई है जो रोज़मर्रा के ज़बान में हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर कली, सुर्खी, अहदी और न्यार मुँह। इसके अलावा अशियाए खुर्दनी में नाश्ता, कुरमा और कलिया, ये सब जो है हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इन अल्फाज के मुतालिक मुआशरे के मुख्तलिफ दिलचस्प रोय और सलूक का बखूबी अंदाज़ा होता है। पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ का जो मज़मून है उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बाज़ ऐसे अल्फाज जिनकी हकीकत और मात से हम वाकिफ़ नहीं थे, मतलब ये इससे हमको ये भी फ़ायदा मिलता है कि ऐसे कई अल्फाज हैं जिसको आप नहीं जानते थे और हम भी नहीं जानते थे, लेकिन ये चैप्टर पढ़ने से हमें सब कुछ जानकारी हो गया। तो तहक़ीक़ करने यानी कि पढ़ने से ये वाज़ेह होता है कि ये लफ्ज़ किस ज़बान से आया है और इसका मादा क्या है, मतलब क्या है, और आज की तारीख़ में इसका मफ़हूम क्या है, और आज के तारीख़ में इसका क्या हिस्सा है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम कवायद की ओर चलते हैं। मतलब आपके बुक में जो कवायद दिया रहता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा, क्योंकि मुहावरा जो होता है सब्जेक्टिव में पूछा नहीं जाता, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो आप लोग देख लीजिए, आँख, पानी, क्या कहा जा रहा है, दर्ज झेल अल्फाज से दो दो मुहावरे बनाइए। मतलब ये चार पांच अल्फाज दे दिया है, इसका दो दो मुहावरा बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो आँख से क्या मुहावरा बनेगा, आँख दिखाना या आँखों का तारा होना। दूसरा अल्फाज क्या है, पानी, पानी से क्या बन जाएगा, पानी पानी होना या पानी में आग लगाना। तीसरा अल्फाज आपका है कली, तो कली से दो मुहावरा कैसे हम बनाएंगे, देखिए कली, कली खोलना या कली फेरना, याद रखना है। और अगला है जान, जान छेड़ना या जान पर आना। और अगला अल्फाज आपका है छाती, छाती पीटना, छाती पर मूंग डलना। देखिए एक अल्फाज से दो दो मुहावरा बन चुका है। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सिफत की तारीफ बयान कीजिए और इसके किस्मों के नाम बताइए। इसमें सिफत जो है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन है, अगर आप लोग समझ लेते तो आप लोग चुटकी में इसको लिख कर आ जाइएगा। तो सवाल क्या है, इसमें सिफत, तो जवाब आपको इस तरह से लिखना है, इसमें सिफत इस इस्म को कहते हैं जिससे किसी शख्स या चीज़ या जगह की अच्छाई बुराई, हालात, कैफियत, रंग और तादाद और मिक़दार मालूम हो। जैसे क्या है, गर्म पानी, और नेक आदमी में गर्म और नेक सिफत है। जैसे गर्म पानी, क्या कहा जा रहा है, जैसे गर्म पानी, तो गर्म पानी में क्या है, गर्म पानी एक अल्फाज है। दूसरा क्या है, नेक आदमी, तो गर्म पानी में जो गर्म है ये एक सिफत है, और नेक आदमी में नेक जो है ये सिफत है। वही बात यहाँ कहा जा रहा है, नेक और सिफत है, गर्म और नेक जो है सिफत है। यानी कि इसमें सिफत, वही बात आप समझ जाइएगा ना, किसी इंसान, शख्स या चीज़ या मतलब किसी भी चीज़ की अच्छाई या बुराई को बयान करता है उसको हम सिफत कहते हैं। इसमें सिफत, अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हो तो बेहतर होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछने को मिलेगा। इसमें सिफत की मिसाल बयान कीजिए, या इसमें ज़मीर की, या इसमें मारफा, या इसमें नकरा। ये क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% रहेगा 5 नंबर में। इसमें सिफत, इसमें ज़मीर, या इसमें मारफा या नकरा, ये तीनों क्वेश्चन अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ लीजिएगा तो आपको 5 नंबर यहाँ से आ जाएगा। ये बात हम गारंटी के साथ कहेंगे। और इसके कितने 7 किस्में हैं, इसमें सिफत की 7 किस्में हैं, 2 दर्जे झेल है। अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा तो इतना लिखने से काम नहीं ना चलेगा, उसका सिफत भी, सवाल क्या पूछा जा रहा है, उसके किस्मों के भी नाम बताइए। तो उसका 7 किस्में कौन कौन, सिफत आर्जी, सिफत दायमी, सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत मकदारी, सिफत आददी, सिफत इस्तिफ़हामी। ये सब जो है सिफत, ये 7 किस्में आप लोग को जब कंपटीशन का एग्ज़ाम दीजिएगा, मतलब कोई बड़ा लेवल का एग्ज़ाम जैसे DLED हुआ या कोई भी टीचर उचर का एग्ज़ाम दीजिएगा, उसमें आप लोग को अगर उर्दू रहेगा आपका तो ये सब आपको अंदर से पढ़ना होगा। इसमें सिफत आर्जी किसे कहते हैं, सिफत दायमी किसे कहते हैं। खैर अभी तो आप 12 में है तो आपको इतना ही जानना ज़रूरी है। तो हम कहेंगे ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में और इसको याद कर लीजिएगा। इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता है। ऑब्जेक्टिव में भी इसमें सिफत के बारे से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है।
और तो आप लोग को बेहतर होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग कोशिश कीजिए कम से कम 10 दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करने का। कम से कम आप ये कोशिश कीजिए कि आप 10 दोस्त को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और उसके बाद आप लोग फिर से आ जाइएगा अगला क्लास करने के लिए। अगर आप लोग का इसी तरह प्यार बना रहेगा तो हम आपके लिए एग्ज़ाम तक आपका साथ देंगे। चलिए आज का क्लास ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।